हेलो एवरीवन, मैं असीम भारद्वाज। बायोलॉजी के अंदर आज सेकंड चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि पहला चैप्टर में हमने 3 कक्षाएं लगाई थी और नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज सेकंड चैप्टर जिसको हम नाम देंगे सेल या कोशिका, उसको हम करेंगे। सेल या कोशिका हमारा आज का चैप्टर रहेगा और इस चैप्टर जो है इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली हमारी 2 कक्षाएँ लगेंगी। मान के चलो कि 1 से 1.5 घंटे के आसपास का हमारा चैप्टर रहेगा। सो सारे के सारे जितने भी कंसेप्ट आपके बनते हैं ना विभिन्न एग्जाम्स के लिए, वो सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, बाईलैंग्वेज हम पढ़ेंगे वो जैसा कि हम पहले से करते आ रहे हैं। सेल या कोशिका का जो चैप्टर है, अगर देखा जाए अधिकतर बच्चे तो इसको अलग से एक चैप्टर ही काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि सेल जो है ना वो हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम है, चाहे वो डाइजेस्टिव यानी पाचन तंत्र हो, एक्सक्रेटरी यानी उत्सर्जन तंत्र हो, सर्कुलेटरी यानी परिसंचरण तंत्र हो, कोई भी सिस्टम हमारी बॉडी का है, हर सिस्टम छोटी छोटी सेल्स यानी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। तो हम सोचते हैं कि सेल का अध्ययन तो उन सब चैप्टरों के अंदर थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा। बट स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि सेल से जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो क्वेश्चंस आपके मोस्टली आते हैं जो किसी चैप्टर से नहीं आते। स्पेशली जो सेल का बेसिक होता है ना, जितना भी चीज़ें जो कि सभी सेल सभी कोशिकाओं के अंदर कॉमन पाई जाती हैं, वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मोस्टली प्रीवियस ईयर बुक्स आप देखोगे तो वहाँ पे भी आपको स्पेशली सेल नाम से कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको अलग से नहीं लिखा मिलेगा काफ़ी सारी बुक्स के अंदर। अभी तो कुछ कुछ बुक्स के अंदर ये सेक्शन देने लग गए हैं, बट ज़्यादातर बुक्स के अंदर आपको नहीं मिलता। लेकिन इम्पोर्टेंट है, अलग से क्वेश्चंस यहाँ से आता ही आता है। तो आज हम सेल का हमारा चैप्टर जो सेकंड चैप्टर हमारा बायोलॉजी का होगा, इसको डिस्कस करेंगे अलग से। अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 घंटा जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें टाइम हम लगाएंगे। और ये हमारा चैप्टर डिफरेंट आपकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होगा उसके लिए कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एसएससी हो चाहे या पीसीएस प्री एग्ज़ाम हो आपका। और साथ साथ में आपको वो क्वेश्चंस भी बताऊँगा जो अब तक पूछे गए हैं, यानी क्वेश्चंस पूछने की टोन जो है ना अलग अलग कमीशंस की, वो किस प्रकार की होती है। चलिए, और कुछ बच्चों ने जिन्होंने पिछली कक्षा देखी थी उनको याद होगा कि मैंने नर्वस सिस्टम के अंदर एक क्वेश्चन छोड़ा था कि जो नर्वस सिस्टम की एक सेल होती है, स्मॉलेस्ट सेल जिसको न्यूरॉन कहा था, वो डिवीजन क्यों नहीं करती, वो रिपेयर क्यों नहीं कर सकती, उसका जवाब भी आपको इसी चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन थिंग हमारी सेल के बारे में आती है कि सेल है क्या। सर क्यों कहा जाता है कि सेल हमारे शरीर के अंदर सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल होता है? क्या ऐसा होता है, या अगर होता है तो सर क्यों होता है, किस प्रकार से होता है? प्रैक्टिकली आपको माइंड में ये बात पता होनी चाहिए। सो चलिए आपको सबसे पहले तो मैं वही समझाता हूँ कि सेल जो है ना वो एक्चुअल में होती क्या है, यानी आपकी बॉडी के अंदर प्रैक्टिकली कैसे ऑक्यूपाई करती है स्पेस अपना। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी सेल जो होती है वो कहाँ पे होती है? हमारी बॉडी के अंदर होती है, हमारे शरीर के अंदर होती है। हमारी बॉडी यानी हमारे शरीर के अंदर हो गई सेल। देखिए, जनरली आप जब पढ़ोगे ना सेल के बारे में तो आपको सेल से बोला जाएगा कि ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, टिश्यू बनेगा, जो भी चीज़ें हैं इस प्रकार से आपको वगैरह वगैरह पढ़ाया जाता है। बट मैं बिल्कुल आपको ऊपर से पढ़ाऊँगा नीचे तक, नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर से नीचे तक पढ़ेंगे। और अगर आप ऊपर से नीचे तक पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, चलिए अब देखिए किस प्रकार से। भैया आप जानते हो हमारी बॉडी है, और हमारी बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है, वो किस चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है? वो हमारा मिलकर के बना हुआ है अलग अलग ऑर्गन सिस्टमों से। ठीक है, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र से, अलग अलग अंग तंत्रों से हमारा बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है वो बना हुआ है। अब ये जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं, कौन सा ऑर्गन सिस्टम, प्रैक्टिकली तभी तो समझ पाओगे आप। ऑर्गन सिस्टम जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमारा हो गया एक डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र जो है। ठीक है, ये भी काफ़ी सारे ऑर्गनों का एक सिस्टम है। तो ऑर्गन सिस्टम ऐसे होते हैं, और भी होते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, यानी कि हमारी बॉडी जो है वो ऑर्गन सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे तंत्र हैं जिनसे मिलकर के बनती है, जो कि अलग अलग कार्य करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब ये ऑर्गन सिस्टम किससे मिलकर के बनते हैं? तो ये मिलकर के बनते हैं ऑर्गन यानी अंगों से।
तो ऑर्गेन सिस्टम जो है वो मिलकर के बनता है ऑर्गेन से यानी अंगों से। जैसे मैंने आपको बताया डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र जो हमारा किस किस ऑर्गेन से, किस किस अंग से मिलकर के बना हुआ है, यानी कि पाचन, हमारे भोजन का जो डाइजेशन होता है उसके अंदर कौन कौन सा हमारी बॉडी के पार्ट्स काम करते हैं। तो यू नो वेरी वेल, देखिए सबसे फर्स्ट वन थिंग तो आप देखोगे, एक तो लीवर, यकृत, ये हेल्प करता है डाइजेशन करने में। इसके अलावा पैनक्रियाज यानी अग्नाशय, ये भी हेल्प करता है डाइजेशन के अंदर। इसके अलावा इंटेस्टाइन, ये भी हेल्प करती है। और भी बहुत सारे पार्ट हैं, हमारा स्टोमक है, अमाशय जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारे ऑर्गेन्स होते हैं, सारे अंग होते हैं। ये ऑर्गेन्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेन्स हमारे ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं, यानी कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी सारे ऑर्गन मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं जिनको ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब ये ऑर्गन जो हैं, अंग जो हमारे हो गए, ये किससे मिलकर के बने होते हैं, ये मिलकर के बने होते हैं टिश्यू यानी उत्तक से। टिश्यू यानी उत्तक से मिलकर के बने हुए। ठीक है, अब टिश्यू क्या होते हैं, देखिए हमारी बॉडी के अंदर मुख्य रूप से 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। एक तो होते हैं मस्कुलर टिश्यू यानी मांसपेशीय उत्तक। और कौन सा होता है, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक, जो जॉइंट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे शरीर के काफ़ी भागों को जोड़ते हैं। और थर्ड वाला एक होता है नर्वस टिश्यू। ठीक है, जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो मिलकर के टिश्यू का निर्माण करती है, नर्वस टिश्यू, जिसको तंत्रिका उत्तक बोला जाता है। और एक होता है हमारा एपिथेलियल, जो कि हमारी बॉडी की सेफ्टी करता है, रक्षा करता है। तो 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। इन टिश्यूओं से मिलकर के अलग अलग ऑर्गेन्स बने होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, और ऑर्गेन से मिलकर के बनता है ऑर्गेन सिस्टम। उसके बाद हमारी बनती है बॉडी, ये जो आपको दिख रही है। लेकिन अब भी आप सोच रहे हो सर जवाब तो नहीं आया कि सेल क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, याद रखें ये जो टिश्यू होते हैं ना, ये टिश्यू जो हैं ये आपके किससे बने होते हैं, छोटी छोटी सेल से बने होते हैं, छोटी छोटी कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टिश्यू अलग अलग प्रकार की सेल्स यानी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो हमारी बॉडी की है वो क्या होती है, सेल होती है। क्योंकि सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेन, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम, उससे फिर हमारी बॉडी बनती है, हमारी बॉडी के पार्ट्स बनते हैं। क्लियर हुई इतनी बात आपको। तो ये होता है हमारा सिस्टम, यानी सेल आपको समझ में आ गया होगा। सेल क्या है, सेल को अगर आप बोलोगे तो सेल होती है बिल्डिंग ब्लॉक, आप बोल सकते हैं। यानी जिस प्रकार से किसी भवन का निर्माण ईंटों से होता है छोटी छोटी, उसी प्रकार से हमारी बॉडी का निर्माण किससे होता है, सेल से होता है। क्योंकि सेल ही आगे चल करके सभी चीज़ों का निर्माण करते हैं और अलग अलग हमारी बॉडी के अंग जो है अपना अपना कार्य परफॉर्म करते हैं। ये तो जस्ट मैंने फॉर एग्जाम्पल बताया, डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल। बाकी सारे के सारे चैप्टर्स का अध्ययन किया जाएगा, तब एक एक को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपको आई थिंक सेल समझ में आ गया होगा। अब सेल के साथ साथ में सेल काम क्या करती है वो भी आपको समझ लेना जरूरी है। कैसे काम करती है वो तो सारी चीज़ें हम करेंगे इस चैप्टर में, लेकिन करती क्या है वो तो आप समझ लो। पहली चीज़ आपने ये पता लगा लिया कि सेल जो होती है ना, वो हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। किसी भी ऑर्गेन की, किसी भी अंग की सबसे छोटी इकाई होती है कोई भी सेल जो होती है। चलो छोटी इकाई बोल दो, या फिर आप ये भी शब्द यूज कर सकते हो कि बेस यूनिट होती है, आधार इकाई होती है। हमारे शरीर की, हमारी बॉडी के अंदर सेल जो होती है, कोशिका जो होती है, वो आधार इकाई होती, बेस होती है बिल्कुल हर चीज का। अब देखिए मान लीजिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हमारा ऑर्गेन सिस्टम है, कोई भी ऑर्गेन सिस्टम ले लो, एक उठा लो कोई भी। फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि आपने उठा लिया रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, श्वसन तंत्र। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने उठा लिया, श्वसन तंत्र। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है मुख्य अंग कौन सा होता है, यानी कि श्वसन तंत्र हमारा मुख्य रूप से किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, तो मुख्य रूप से लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं जिनसे मिलकर के ये बनता है। और भी अंग होते हैं पर मुख्य रूप से हमने मान लिया कि लंग्स यानी फेफड़े हैं जिनसे मिलकर के ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये ऑर्गेन सिस्टम है, ये आपके लंग्स से मिलकर के बना हुआ है। और भी काफ़ी सारे हैं, जैसे कि इसके अंदर हमारे पास जो नलिकाएं होती हैं, ये ब्रोंकियोल्स जिनको कहा जाता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब ये लंग्स जो हैं ये भी किसी न किसी टिश्यू से बने होंगे, यू नो वेरी वेल, मस्कुलर टिश्यू से बने होते हैं, मसल्स से बने होते हैं। अब
इसके अंदर कोई ना कोई टिश्यू तो हो गया। चलो अब ये टिश्यू जो है ना हमारे, यानी लंग्स जो हैं, ये आपके किसी ना किसी प्रकार की सेल से मिलके बने होंगे। कौन सी सेल से? तो इनके अंदर होती है मुख्य रूप से एल्वियोली। इनके अंदर मुख्य रूप से एल्वियोली नाम की कोशिकाएं होती, सेल होती हैं। अब देखिए, रेस्पिरेशन जो है वो काम क्या होता है? ऑक्सीजन और CO2 को आदान प्रदान करना। तो वो काम हम जनरली अगर बोल लें तो कौन करता है? हम बोलेंगे लंग्स करते हैं, लेकिन एक्चुअल में लंग्स नहीं करते। लंग्स जिन कोशिकाओं से बने हुए हैं वो करती हैं वो कार्य। यानी लंग्स का कार्य कौन करती हैं? उसके अंदर जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। उसी प्रकार से लीवर का कार्य जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो कौन करता है? वो लीवर के अंदर जो छोटी छोटी सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वही करती हैं। इसी प्रकार से पैनक्रियाज का जो काम होता है वो कौन करता है? वो पैनक्रियाज नहीं करता, उसके अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। तो ये बात आपको क्लियर हुई। यानी सेल जो होती है वो क्या होती है? वो फंक्शनल यूनिट होती है, किसी भी बॉडी पार्ट की फंक्शनल यूनिट होती है, या आप बोल सकते हो स्ट्रक्चरल भी बोल सकते हो। स्ट्रक्चरल यानी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। यानी जो सेल होती है, कोई भी कोशिका होती है, चाहे कोई भी हमारे बॉडी का ऑर्गेन हो, उसकी फंक्शनल और उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है कौन? सेल। इसका मतलब सेल क्या हो गई? सेल इज द बेस यूनिट ऑफ लाइफ एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। या हमारी बॉडी, हमारे जीवन, हमारे शरीर जो है, उसके जितने भी कार्य होते हैं वो कोशिका के द्वारा किए जाते हैं। हमारे बॉडी की संरचना जो होती है, स्ट्रक्चर जो होती है, वो भी सेल के कारण होती है। यानी सेल हमारे जीवन की क्या है? बेसिक यूनिट है, आधार इकाई है। तो क्लियर हो गई इतनी बात आपको? मेरे हिसाब से आपको ये सेल समझ में आ गया होगा कि हमारी बॉडी के अंदर होती कहाँ पे है और होती कैसे है। अब करती क्या है वो सारे के सारे हम इस सेल के लगभग अप्रोक्सीमेट 10 के आसपास पार्ट होते हैं सेल के अंदर, उन सभी का अध्ययन करके आपको समझ में आएगा। चलिए, तो एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए इतना सारा सब आपको समझ में आ गया। तो इसी चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं। ये था इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर का। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ मैं एक बार। चलिए, जैसा कि हमने देखा कि सबसे पहले हमें दो चीज़ें प्राप्त हुई कोशिका के बारे में। दो बातें हमें पता लगा कि जो सेल होती है, वो सेल जो है वो बेस यूनिट होती है, यानी आधार इकाई होती है किसकी? हमारी बॉडी की। और दूसरी बात हमें पता लगी थी कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारी बॉडी की। यानी हमारे शरीर की संरचना और हमारे शरीर के लगभग सभी कार्य, ये दोनों चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? ये दोनों चीज़ें कंट्रोल करती हैं हमारी बॉडी के अंदर जो छोटे छोटी अलग अलग प्रकार की सेल यानी कोशिकाएं होती हैं वो। ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये पता कहाँ से लगा? हमें बताया किसने? तो देखिए, याद रखें, एक साइंटिस्ट का नाम रॉबर्ट हुक, सबसे पहले इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई थी। और इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक बुक लिखी थी जिसको हम बोलते हैं माइक्रोग्राफिया। आप एंड मत लगाना कभी, आप भी एंड लगा दो। माइक्रोग्राफिया नाम से एक बुक लिखी थी इन्होंने। इस बुक के अंदर 1665 में सबसे पहले इन्होंने बताया था इस बारे में। यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सेल है उसकी डिस्कवरी किसने किया था? उसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 के अंदर। कौन सी बुक लिखी थी? माइक्रोग्राफिया एक बुक लिखी थी, उसी के अंदर इन्होंने ये खोज किया था। बट रॉबर्ट हुक ने जो सेल की खोज की थी ना, वो डेड सेल थी, वो मृत कोशिका थी, और प्लांट्स के अंदर इसकी डिस्कवरी की थी इन्होंने। इसके बाद अब एग्जाम में आपसे हो सकता है पूछ ले कि जीवित कोशिका की बताइए। ठीक है, लिविंग सेल, जीवित कोशिका, लिविंग सेल, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो याद रखें, इसकी डिस्कवरी की थी ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ल्यूवेनहॉक, इन्होंने डिस्कवर किया था लिविंग सेल को, जीवित कोशिका को। कब? अप्रोक्सीमेटली 1674 के अंदर इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, चलिए, हमारे पास एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन आई कि लिविंग सेल और डेड सेल की डिस्कवरी किसने की? पहली बार। इसके बाद इतना सारा सब हो गया, यानी कोशिका के ऊपर डिस्कवरी होने के बाद अध्ययन होना शुरू हो गया। तो
काफ़ी साल लगे, अप्रोक्सीमेटली 100 से 200 साल के आसपास के बाद ही अब इसके ऊपर आगे फर्दर कुछ खोज हुई। 1839 के अंदर दो साइंटिस्ट स्लाइडेन एंड स्वॉन, इन्होंने क्या किया, 1839 में सेल थ्योरी दिया इन्होंने, जिसको हम बोलेंगे कोशिका सिद्धांत। ठीक है, सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत दिया। एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है कि सेल थ्योरी किसने दिया, स्लाइडेन एंड स्वॉन ने दिया। कब दिया, 1839 में। अब इस थ्योरी के बारे में है ना, अलग अलग बुक्स के अंदर आप पढ़ोगे तो डेफिनेशन कुछ अलग अलग प्रकार की मिल जाती हैं आपको, बट सार्थक और स्टीक जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल एक्यूरेट होगी वो डेफिनेशन आपको मैं भी बता देता हूँ। ठीक है, स्लाइडेन एंड स्वॉन जो है ना, इन्होंने बताया था कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है, कोई भी अगर जीव है इस सृष्टि के अंदर, तो उस जीव का जो शरीर है वो दो प्रकार से बना होगा। या तो वन टाइप्स ऑफ सेल, ध्यान से देखिएगा, मैंने ये नहीं लिखा वन सेल, मैंने लिखा वन टाइप ऑफ सेल। इसका मतलब है एक ही प्रकार की कोशिकाएं। यहाँ पे मैंने लिखा एक ही प्रकार की कोशिकाएं, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, यानी कई प्रकार की कोशिकाएं। यानी कोई भी जीव है इस सृष्टि के अंदर, उसका शरीर जो है या तो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनेगा या बहुत सारी प्रकार की कोशिकाओं से। एक या बहुत कोशिकाओं से नहीं बोला मैंने, बहुत प्रकार की या एक प्रकार की। एक्चुअली बच्चे यही गलती करते हैं आप लोग, और एग्जाम में फिर क्वेश्चन आता है होल्ड नहीं कर पाते। जनरली आप पढ़ोगे सर जिस जीव का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हो, और या फिर सर ज़्यादा कोशिकाओं से। ऐसा नहीं होता, एक ही प्रकार या बहुत से प्रकार। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ही कोशिका से जिसका शरीर मिलकर बनता है, तो आप बोल दोगे सर एक कोशिकीय जीव। लेकिन जैसे ही मैं बोलूँगा एक ही प्रकार की बहुत सारी कोशिकाओं से अगर किसी जीव का शरीर बनता है, उसको क्या बोलते हैं उस जीव को, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो स्टूडेंट्स याद रखें, एक ही जीव नहीं, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से अगर किसी भी जीव का शरीर बनता है, बॉडी बनती है, तो उसी को क्या कहा जाता है, यूनिसेलुलर, या बोले तो एक कोशिकीय जीव जिसको हम बोलेंगे उसको बोला जाता है। आप बोलते थे एक कोशिका से, मैं बोल रहा हूँ एक ही प्रकार की, ज़्यादा भी हो सकती हैं कोशिकाएं, लेकिन एक ही प्रकार की होंगी, सारी एक जैसी होगी, सिमिलर होंगी, उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर। और अगर कई प्रकार की कोशिकाओं से किसी भी जीव का शरीर आपका मिलके बने, तो उसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर, यानी बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, तो ये था आपका सेल थ्योरी। वैसे सेल थ्योरी अकॉर्डिंग टू लेवल थोड़ी सी कुछ बातें और भी इंक्रीज हो जाती, बढ़ जाती है इसके अंदर, बट आपके लेवल पे जैसा मैंने आपको बताया, इसको आप बिल्कुल क्लियरली याद रखिएगा कि सेल थ्योरी के अंदर हमें क्या बताया गया था। ठीक है, तो सेल थ्योरी आपका कंप्लीट 1839 के अंदर उन्होंने दिया था। अब सेल के टाइप के आधार पे दो प्रकार के जीव हो गए, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टी सेलुलर। अब बात करते हैं कि जो सेल है ना, उसकी डेवलपमेंट, उसका विकास कितनी डेवलप हो चुकी है, कितनी विकसित हो चुकी है, उसके आधार पे सेल कितनी टाइप की होती हैं और कौन सी टाइप की सेल किस प्रकार के एक्शंस परफॉर्म करती है, वो सारी चीज़ें आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको हम इरेज कर देते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं उसी चीज़ को अध्ययन करना। ठीक है, चलिए तो अब कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स हम देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा डेवलपमेंट के आधार पे। ठीक है, तो डेवलपमेंट के आधार पे हम टाइप्स देखते हैं सेल की। दो प्रकार की सेल मैंने आपको बताया, एक जिनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक एंड नेक्स्ट वन यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, दो प्रकार की सेल होती हैं, दो टाइप की हमारी कोशिकाएं होती हैं। अब देखिए डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर। एक और भी होता है जिसको एनिमल सेल और प्लांट सेल कहते हैं, वो अलग चीज़ है, उसको अभी छोड़ दीजिए आप, वो जब चैप्टर का अध्ययन किया जाएगा तो सब आपको पता लग जाएगा। सो मुख्य रूप से दो टाइप की होती है। ठीक है, एक प्रोकैरियोटिक जैसा कि मैंने आपको बताया, एंड सेकेंड वन यूकैरियोटिक। इनके अंदर देखिए नाम से ही आपको ध्यान रखना, प्रो का मतलब है अपनी
प्रारंभिक अवस्था में है अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था का मतलब है अभी इसका विकास यानी इसका जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये विकसित हो रही है, डेवलप हो रही है। यानी ये जो सेल है, जो प्रोकैरियोटिक कैटेगरी के अंदर जो कोशिकाएं आती हैं, वो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं होती, यानी अनडेवलप्ड आप बोल सकते हो जिसको, ठीक है। अविकसित कोशिकाएं जो होती, अनडेवलप्ड सेल जो होती है, उनको कहा जाता प्रोकैरियोटिक, ठीक है। यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है कि जो कंप्लीटली यूनाइट हो चुकी है, यानी बिल्कुल विकसित हो चुकी है, तो ये होती हैं आपकी डेवलप्ड सेल। तो पूरी तरह से विकसित कोशिकाएं जो होती हैं उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक। अब आप कहोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय डेवलप्ड एंड अनडेवलप्ड? तो देखो भाई याद रखो, अनडेवलप्ड का मतलब है कि इसके अंदर सभी सेल ऑर्गेनेल्स यानी सभी कोशिका अंग जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर सभी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जो कोशिका के अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, इस प्रकार के जो अंग हैं वो सारे उपस्थित नहीं होते, और इसके अंदर सभी कोशिका अंग उपस्थित होते हैं। इसके अंदर और एक आधी खास बात मैं आपको बताऊं तो जैसे कि एक केंद्रक कला, न्यूक्लियस वॉल आप बोल सकते हो, केंद्रक कला, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा घर जो होता है, ठीक है ये, या फिर एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, हिस्टोन प्रोटीन, ये सारी चीज़ें जो है ना वो प्रेजेंट नहीं होती हैं, सारी चीज़ें अब्सेंट होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। हिस्टोन प्रोटीन अगर आपने पहली बार सुना है तो आप याद रखें, बड़ा ही काम आने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर। बताऊंगा इसका यूज क्या है, ये सारी चीज़ें तो आप पढ़ोगे ही अभी आगे इसी चैप्टर के अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, ये तीनों की तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन भी, माइटोकॉन्ड्रिया भी और केंद्रक कला भी। चलिए, इसके अलावा एक और बात आप याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं इसके अंदर मैंने आपको बताया कि एक राइबोसोम्स अभी नहीं बताया, वही बता देता हूँ पहले। राइबोसोम्स जो होते हैं ना, राइबोसोम्स, ये आपको बताना है किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए क्लियरली सी बात है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है ना उनके अंदर राइबोसोम जो होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल जो होती है ना उसके अंदर राइबोसोम जो होते हैं वो 70S और 80S दो प्रकार के होते हैं। आप कहोगे सर ये क्या मतलब है S का, 70 के साथ आपने S लिख दिया, ये यूनिट होती है, सिडेबरी इसको कहा जाता है। इसकी कहानी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा इसी चैप्टर के अंदर। फिर आप याद रखो कि जैसे लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, वेट को केजी में कर देते हैं, वैसे ही आप एक चीज़ याद रखो कि जो राइबोसोम्स का साइज या आकार जो होता है ना उसकी टाइप होती है, उसको इस S के अंदर मेजर किया जाता है, ठीक है। तो 70S और 80S जो है ये दो प्रकार की पाई जा सकती कौन सी कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक में। यानी प्रोकैरियोटिक के अंदर राइबोसोम 70S प्रकार का होगा, टाइप का होगा, और इसके अंदर दोनों टाइप के हो सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको चैप्टर के एंड में मिलेगा, और उससे पहले लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसका जवाब आप लोग मुझे दोगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में, तो इस सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन का काम है, जो श्वसन का कार्य है, वो कौन करता है, ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो रेस्पिरेशन के लिए कोई ना कोई पार्ट तो होगा, उसका नाम बताएं। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप करोगे तो ठीक, कमेंट करके मुझे बताओगे, अदरवाइज फिर मैं आपको कक्षा के अंदर अगली में जरूर बताऊंगा इसका जवाब, ठीक है। चलिए, अब प्रोकैरियोटिक होती किस किस के अंदर, वैसे तो एक बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर आएगा आपका जिसके अंदर मैं क्लासिफिकेशन आपको सिखाऊंगा, तो बड़े बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि प्रोकैरियोटिक के अंदर जितने भी जीव आते हैं वो क्यों रखे गए हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है, सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। लेकिन फिर भी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बता देता हूँ आपको। जो प्रोकैरियोटिक है ना, इसके अंदर एग्जांपल के तौर पे जैसे कि अमीबा हो गया आपका, ठीक है, पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम, ये एग्जाम्पल्स होते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, ये किसके अंदर आते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर। यूकैरियोटिक के अंदर कौन कौन से आते हैं, जो हमारी वाली होगी ना, एनिमल सेल, प्लांट सेल यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका जो होती हैं
वो सारी की सारी आती है यूकैरियोटिक्स के अंदर। ठीक है, अब आप कहोगे सर क्या ये जंतु नहीं है अमीबा और पैरामीशियम? बिल्कुल भाई, आज के हिसाब से, आज जो बायोलॉजी जिस स्तर पर पहुंच चुकी है उसके हिसाब से इनको जंतुओं में नहीं रखा जाता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपकी सेल की टाइप कंप्लीट हुई। इसके बाद अब सेल जो चैप्टर हमारा है ना, इसके अंदर शुरू क्या होगा, अब सेल के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, कोशिका के अंदर अलग अलग जो भाग होते हैं, अब उनका अध्ययन शुरू होगा। जैसे कि सेल वॉल, कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, न्यूक्लियस, केंद्रक, और डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, और आपके जो ये होते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने जोड़ी किसके अंदर होते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको अंतःप्रद्रवी जालिका भी कहा जाता है, एंड नाउ इसके बाद में आपके वैक्यूल्स है, सेंट्रियोल्स है, ठीक है, गोल्जी बॉडी है। तो सारी की सारी चीज़ें, और प्लास्टिड भी आपने पढ़ा भी होगा, दोबारा से पढ़ाऊंगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली आई थिंक या तो 1 या 2 कक्षाएं और लग सकती हैं सेल वाले चैप्टर पे। सो एक ही कक्षा को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे कुछ बोलते हैं सर ज़्यादा लंबी कक्षा में फिर दिक्कत आती करने में, थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है। सो इसीलिए हम 3 लेक्चर ऐसे ही लगा देंगे इस पर, तो सेल का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और उन बच्चों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो बार बार कमेंट करके मुझे एनकरेज कर रहे थे, सर प्लीज़ दोबारा से कक्षा शुरू कर दीजिए।